Okay, let's continue. Energy and power associated with electromagnetic wave. So in wireless communication, when we transmit electromagnetic wave, so actually there is power and energy associated with that electromagnetic wave, and that is going to be transferred from one point to another point. So mathematically, अगर हमने किसी भी electromagnetic wave की power find करनी है, energy find करनी है, so we have some equations वो हम लिख लेते हैं, and maybe you have to use them in solving some problems. So what we will do is कि हम एक टाइम के हिसाब से assume करेंगे कि sinusoidal variation है. So जो हम फर्स्ट लेक्चर में मैंने या सेकंड लेक्चर में मैंने बता दिया था कि इस पूरे कोर्स में हम अज्यूम कर रहे होंगे कि जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो क्वांटिटीज हैं उनकी वेरिएशन जो है वो इस तरह है e raised to power j omega t. इसको हम sinusoidal कहते हैं. ठीक है. So in the sinusoidal steady state case, the time average stored, पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं और फिर the time average stored electric energy in a volume, इसको हम V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, is given by, तो इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट में हम E लिख लेते हैं टू इंडिकेट कि हम इस वक्त इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं. सो जो जनरल रिलेशनशिप है वो हमारे पास है 1/4 रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर dot product with the conjugate of electric flux density, और इसका हमने फिर वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है. तो ये आपके पास जो मैंने स्टार डाला हुआ है, यू ऑल नो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मींस कि हमने इलेक्ट्रिक डी वेक्टर का कंजुगेट लेना है. ठीक है. अब ये जो इक्वेशन है ये आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको किसी एरिया में किसी वॉल्यूम में लेट से किस तरह का एक एरिया है जिसका वॉल्यूम V है. सो हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इस रीजन में स्टोर होगी वो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. इसकी एक और फॉर्म भी हम देख लेते हैं कि अगर ये हमारे पास मीडियम के बारे में, ये जो हमारा मीडियम है जिस मीडियम के अंदर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर ये हमारे पास हो, इसको कह देते हैं अगर हमारे पास लॉसलेस मीडियम है विच सर जी जनाब सर ये स्टार जो है ये किस लिए है? कंजुगेट. कंजुगेशन. थैंक यू सर. Okay, so which in case of simple lossless isotropic homogeneous and linear medium reduces तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इट विल बिकम एप्सिलॉन टाइम्स 4 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर dot product with conjugate of the electric field vector
and this is something which you can easily derive. We know कि d जो हम डिफाइन कर चुके हैं कि d जो होगा वो इक्वल होता है एप्सिलॉन टाइम्स e के बराबर। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पे पुट की है जिससे ये रिजल्ट आ गया। और बिकॉज इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कंडीशन है इसके लिए ये जो ई है, सॉरी एप्सिलॉन है, तभी ये डॉट प्रोडक्ट से बाहर आ गया। अगर ये इस कंडीशन को हम यूज नहीं करें तो फिर एप्सिलॉन जो है वो डॉट प्रोडक्ट से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, इस वजह से ये बाहर क्यों आ चुका है, बिकॉज ये मीडियम आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है और लीनियर। तो एप्सिलॉन को हमने बाहर निकाला। तो डी की जगह आपने ये पुट किया है तो एप्सिलॉन को आपने बाहर निकाल दिया। और वी नो फ्रॉम, इसमें आप एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें कि इससे जो रिजल्ट आएगा, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल से जो भी रिजल्ट आएगा फिर हमने इसका रियल पार्ट लेना है। इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल से जो रिजल्ट आ सकता है वो कॉम्प्लेक्स आ सकता है, जिसका रियल पार्ट भी हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। लेकिन जब हम एवरेज एनर्जी फाइंड करते हैं तो वी आर ओनली कंसर्न विद रियल पार्ट, तो रियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ई डॉट ई कंजुगेट जो होगा ये रिजल्ट हमेशा रियल ही होगा। तभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि वी नीड टू टेक द रियल पार्ट, बिकॉज वी नो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर कि इसका ये जो रिजल्ट है ये हमेशा रियल ही आएगा। ठीक है, so that is why RE is not there. So this is how you can calculate the electric energy stored in any region which is having a volume V. Similarly, अगर हमने magnetic energy find करनी है, so similarly the time average magnetic energy stored in the volume V is, तो मैग्नेटिक एनर्जी को हम Wm से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसका रिलेशनशिप भी बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। क्या लिखेंगे आप, 1/4 रियल पार्ट ऑफ H dot B conjugate and integrated over a volume इसको। So you can see कि relationship it's quite obvious। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और मैग्नेटिक एनर्जी में हम मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ। अगेन ये जो रिजल्ट आ सकता है ये कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, तो इसके लिए हमने क्या लिया हुआ कि इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें रियल पार्ट लेना है, बिकॉज एवरेज पावर इज ऑलवेज रियल पावर। एंड अगेन अगर हम अज्यूम करें कि इस तरह की सिचुएशन है, हमारा मीडियम जो है आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है, लीनियर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग द सेम रिजल्ट के बी और एच के दरमियान रिलेशनशिप हमें पता है कि ये है। So using this, it can be reduced to mu by 4 volume integral of H dot H conjugate. So these are two equations that may help you to solve some problems related to कि अगर हमने किसी रीजन में एनर्जी फाइंड करनी हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी।
Now, moving on to the next topic, which is plane wave reflection from a media interface. Again, this topic, I am assuming कि आप लोग हो सकता है कि EMF कोर्स में भी इसको कवर कर चुके हों, मे बी इन अ डिफरेंट फॉर्म, बट आइडिया वही है जो कि आप EMF के कोर्स में पढ़ चुके हैं. और वो आइडिया क्या है कि electromagnetic wave, it never travels in a continuous medium. ठीक है, electromagnetic wave will be traveling from one medium to another medium, and whenever medium changes, the behavior of electromagnetic wave changes. Now, in order to mathematically represent this situation कि अगर एक wave एक medium में है और फिर वो medium 2 में enter हो जाती है, तो at the boundary या at the interface between two boundaries उस wave के साथ क्या होगा. So उसी के बेस के ऊपर इट्स ऑब्वियस कि एक चीज तो आपको क्लियर नजर आ रही है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और जब भी आपके पास एक वेव मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर होगी तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट होगा. अब उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कितना पार्ट ट्रांसमिट होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर. एक तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो वेव है वो दूसरे मीडियम पे में किस एंगल पे एंटर हो रही है. सो डायरेक्शन ऑफ अराइवल आप कह सकते हैं, या इंसिडेंट डायरेक्शन पे भी ये डिपेंड करेगा कि वेव किस एंगल पे इंसिडेंट हुई है. और उसी को फिर हम दो डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे. एक को हम कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस केस, और दूसरे केस को फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं ऑब्लीक इंसिडेंस केस. सो इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी कि नॉर्मल इंसिडेंस में हम अज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दूसरे मीडियम में नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है. ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. अच्छा, मैं 5 मिनट्स ब्रेक ले रहा हूँ. आई नीड टू अटेंड सम कॉल. ओके, जस्ट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. Okay, so let's assume that this is the boundary and we have medium 1 and on the other side of this boundary we have medium 2. So in the first case, that is normal incidence case, we will assume that wave is incident normally. Okay. So this is the normal incidence case, that wave is coming like this and it is striking this boundary at normal angle. Okay. This is the normal incidence case. And the second case that we will consider is the oblique incidence case, in which we will assume that wave is going to arrive at the boundary at some angle. Let's say this is. So now electromagnetic wave is coming and it is coming at an angle. So this is going to be our second case. And we will see uh, what are differences in the behavior of the electromagnetic wave in these two cases. So let's start with the first case, which is, you can call it a simple case or you can call it a special case. So general case is oblique incidence case, and normal is, you can call it a special case of the oblique. Once we go through both of them, then you will find out why I'm calling normal incidence case as a special case. Okay. So we are going to talk about normal incidence case.
ये टॉपिक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ईएमएफ के कोर्स में? यस सर। सो आई शुड गो थ्रू इट क्विकली। बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जी, बट यू से। नहीं सर, याद नहीं है डिटेल में। ओके, अच्छा चलो। सो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेता हूँ, उसी के हिसाब से हमें इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी ओवर फिगर। सो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास जेड है। सो इट मीन्स के वाई एक्सिस जो है इट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ओके, अगर हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन को अगर मैं शो करूं तो वाई एक्सिस जो है इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ये हमारे पास बाउंड्री है। सो दिस इज द बाउंड्री और इंटरफेस। सो सो बाउंड्री जो है उसको मैं शो करूंगा कि ये बाउंड्री कहाँ पे है, z इक्वल टू 0 पे बाउंड्री है। z पॉजिटिव ये रीजन है और z लेस देन 0 नेगेटिव रीजन। सो इट मीन्स के यहाँ पे कोई डिफरेंट मीडियम है, इसको मैं मीडियम 1 कह देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एक कोई और मीडियम है जिसको हम मीडियम 2 कह देते हैं। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम अज्यूम कर लेते हैं अगेन, ये अजम्पशन अगर मैं ना भी करूं फिर भी रिजल्ट सेम आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो मीडियम 1 है ये फ्री स्पेस मीडियम है, इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। सो z लेस देन 0 जो रीजन है आपके पास, ये सारा रीजन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रीजन जो है एयर है, फ्री स्पेस है विद दीज प्रॉपर्टीज। बट लेटर ऑन हम एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम इसको जनरलाइज कर देंगे कि अगर ये मीडियम 1 फ्री स्पेस ना हो, कोई और मीडियम भी हो, फिर भी जो रिजल्ट आएगा वो एप्लीकेबल होगा। इस वक्त हम इसको फ्री स्पेस के लिए कंसिडर करें। मीडियम 2 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई लॉसी मीडियम है, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि z इक्वल टू 0 बाउंड्री के राइट साइड पे ये जो सारा रीजन है इधर कोई हमने हमारे पास एक लॉसी मीडियम, ठीक है। तो लॉसी मीडियम का मतलब ये होगा कि उसकी परमिटिविटी होगी, एप्सिलॉन कह देते हैं, परमिटिबिलिटी होगी म्यू, और इस क्योंकि लॉसी है तो इसकी अपनी कोई ना कोई कंडक्टिविटी भी होगी, ठीक। तो कंडक्टिविटी को अगर मैं शो कर रहा हूँ उसका मतलब लॉसी मीडियम। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मीडियम 1 साइड से यहाँ से इस रीजन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है। लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि सिंपल केस जो नॉर्मल इंसिडेंस केस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इस वेव पे इंसिडेंट होगी इस तरह होगी नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो वेव जो है जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 में, और ट्रेवल करते करते यहाँ तक इस जगह पे आएगी, ठीक है। तो वी विल फाइंड आउट कि इस जगह पे पहुंचने के बाद क्या होगा। सो एक तो ये होगा कि सिग्नल और वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी मीडियम में, और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट होके मीडियम 2 में आ जाएगा। सो अगर हम इसको ओवरऑल देखें, z लेस देन रीजन में हमारे पास दो किस्म की वेव्स होंगी, देयर विल बी एन इंसिडेंट वेव एंड देयर विल बी रिफ्लेक्टेड वेव। तो रीजन z less than 0 जिसको मीडियम 1 में कह रहा हूँ, there will be two types of waves within this medium. One is the incident wave and another is a reflected wave. और z greater than 0 जो रीजन है जिसको मीडियम 2 हम कह रहे हैं, इस रीजन में सिर्फ एक ही वेव होगी जो कि ट्रांसमिटेड वेव होगी और जो कि इस तरह के ट्रेवल कर, ठीक। इसको मैं एनोटेट कर लेता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक दिस, और जिस तरह मैंने कहा कि इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो वंस इट स्ट्राइक दिस मीडिया सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। सो अब हमारे पास एक वेव
इस तरह ट्रेवल कर रही है, और इस रीजन में एक वेव है जो कि इस तरह ट्रेवल कर रही है। सो ये आपके पास इंसिडेंट वेव है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये जो मैंने ड्रॉ की है ये आपके पास ट्रांसमिटेड। सो ये जो इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है, इसको हमने अब मैथमेटिकल फॉर्म असाइन करनी है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो हम प्लेन वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके सोल्यूशन जो हमने फाइंड किया था, वो सोल्यूशन अभी हमें हेल्प आउट कर सकता है। सो पहले हम स्टार्ट लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि assume that the incident wave has an electric field oriented along x-axis, and it is propagating along z-axis. सो हमने जो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया था, एक स्पेसिफिक सोल्यूशन फाइंड किया था और एक जनरल सोल्यूशन फाइंड किया था, उसके बेस पे अगर मैं अज्यूम करूं कि ये जो इंसिडेंट वेव है वो इस तरह ट्रेवल कर रही है, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मैंने जेड एक्सिस कंसीडर कर लिया। अब मैं एसोसिएट कर रहा हूँ कि इस इंसिडेंट वेव के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, हम मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और वो मैंने किस बेस के ऊपर लिया है, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं इस चीज को मैथमेटिकली कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हो। ठीक हो गया। सो अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है और वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अज्यूम किया हुआ। मैंने कहा कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, विच मीन्स कि ये जो हमारी assumption है, या इन अदर वर्ड्स दिस इज नॉट फिक्स्ड रूल। आप अगर इस पूरे टॉपिक को एनालाइज करना चाहते हैं, इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, और उसके बेस के ऊपर अपना एनालिसिस आप आगे बढ़ा सकते हैं। बट अल्टीमेटली फाइनल आंसर वही आएगा जो कि अभी हम इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। सो जिस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से। इस केस में अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे कि इंसिडेंट वेव को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये हम कौन से रीजन के लिए लिख रहे हैं, फॉर जेड लेस देन रीजन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद ई आई, और आई का सबसेट किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंसिडेंट वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंसिडेंट वेव के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने लिख दिया कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, तो इसके साथ हम लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर एक्स हो जाएगा, और लेट्स से कि इसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है, और क्योंकि वेव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और एक इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है जो कि फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस वी नो के एक लॉसलेस मीडिया है, तो हम क्या लिखेंगे, ई टू पावर माइनस जे, और लॉसलेस मीडियम के लिए हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया था, और फिर लॉसलेस मीडियम में क्योंकि ये फर्दर एक स्पेसिफिक केस है जिसमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम के नॉट कहेंगे, ई पावर माइनस जी के नॉट। जस्ट टू गिव यू द आइडिया, हमने क्या किया था, के को हमने जब डिफाइन किया था, के को हमने लिखा था ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, दिस वाज द वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट फॉर अ लॉसलेस मीडिया। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन
फ्री स्पेस हो जाए तो फिर ये म्यू नॉट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो फिर इससे जो नंबर आएगा उसको फिर हम के नॉट से रिप्रेजेंट कर, जो कि आपको यहाँ पे। So mathematically, I have represented the electric field vector that is associated with this incident. It is pointing or oriented along x direction. इसके मैग्नीट्यूड को मैंने ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपको नजर आ रहा है कि ई पावर माइनस जेड का मतलब है कि वेव जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर इन दिस मैनर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने मैथमेटिकली लिख दिया है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जिसको एच आई से रिप्रेजेंट कर, अब हमने जो वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो क्राइटेरिया डेवलप किया है उसके बेस पे है, अब हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, वेव्स जेड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? वाई डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर वाई। और दूसरा हमने क्या देखा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई नॉट हो तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? डिवाइड बाय ईटा। यस, सो सर हम क्या 1 करते ओवर हैं? ईटा। यस, तो हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है जिसको ई नॉट है, इसको हम डिवाइड करते हैं ईटा के ऊपर। और क्योंकि ये फ्री स्पेस है तो इसको ईटा की बजाय हम क्या कहेंगे? ईटा नॉट कहेंगे, क्योंकि इस फ्री स्पेस मीडियम का जो इम्पिडेंस है वो ईटा नॉट से रिप्रेजेंट है। और बाकी इक्वेशन इस तरीके से होगी, ई पावर माइनस जे के नॉट जेड। सो हमने क्या कर लिया है कि हमने इंसिडेंट वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया है कि इंसिडेंट वेव के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा मैथमेटिकली कैसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे होगा। अब हम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए करेंगे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रिफ्लेक्टेड वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले रिफ्लेक्टेड वेव के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा ई आर के साथ। रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंसिडेंट का मैग्नीट्यूड ई नॉट। ये जो वेव रिफ्लेक्ट हुई है ऑफ कोर्स उसका मैग्नीट्यूड इंसिडेंट के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। अब कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा, उसके लिए हमें डिफाइन कर लेते हैं एक विच इज गोइंग टू बी योर अननोन। उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गैमा। सो गैमा टाइम्स ई नॉट हो जाएगा। और इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? इट इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव है, रिफ्लेक्टेड नेगेटिव है। सो वी नो फ्रॉम जो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ई प्लस जे के नॉट जेड। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि ये क्या चीज़ डिफाइन की है मैंने, गैमा। गैमा क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और राइट नाउ दिस इज अननोन, ठीक है। वी डोंट नो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बट एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन हम फाइंड कर लेंगे कि ये गैमा किस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ रिफ्लेक्टेड वेव की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टेड वेव के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन वेव जो है वो नेगेटिव जेड में प्रोपगेट कर रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक -y से। फील्ड माइनस वाई। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था गैमा। सो हमारे पास हो जाएगा गैमा ई नॉट डिवाइडेड बाय ईटा नॉट।
ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई नॉट बाई ईटा नॉट, तो इसके साथ हमने गैमा मल्टीप्लाई कर दिया और ई प्लस जे के नॉट जेटा। सो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव का मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। और फाइनली हम अब लिखेंगे ट्रांसमिटेड वेव के लिए। ट्रांसमिटेड, सो ट्रांसमिटेड वेव के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको हम ई टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम एच टी से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ ट्रांसमिटेड वेव के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में होगी, लेकिन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑफ कोर्स इंसिडेंट से कम या ज्यादा होगा, डिपेंड करता है कि कितना रिफ्लेक्ट हो गया और कितना ट्रांसमिट हो गया। तो ट्रांसमिशन बिहेवियर के लिए हम एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो इट विल बी टी which is the transmission coefficient multiplied by whatever was the incident wave. Incident wave का मैग्नीट्यूड जो है वो, नाउ e raised to power हमें अब क्या लिखेंगे, इस वक्त हम ट्रांसमिटेड वेव की बात कर रहे हैं जो कि इस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, जो आपको नजर आ रहा है कि एक लॉसी मीडियम है, दिस इज अ लॉसी मीडियम। और लॉसी मीडियम के लिए फिर हम क्या लिखते हैं, e पावर माइनस गैमा। अगेन यू नीड टू make sure that you use two different, यहाँ पे आप कह, इसको भी मैं गैमा कह रहा हूँ, ये भी गैमा है, ठीक है, ये भी गैमा है, ये भी गैमा। सो यू कैन सी द डिफरेंस, ये जो गैमा है ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, और ये जो गैमा है ये क्या चीज थी, इसको क्या का नाम दिया था हमने, Propagation constant. propagation Propagate. constant. Yes, so this symbol that we used for gamma is for propagation constant, and this symbol that we will use इसको हम reflection coefficient के लिए use करेंगे इस कोर्स। this is you can call it कि ये capital gamma है, और this is some kind of small gamma, ठीक है, Greek letter capital gamma, and this is Greek letter gamma but in small. Similarly, magnetic field associated with transmitted wave के लिए हम क्या लिखेंगे, magnetic field y direction में होगी, क्योंकि electric field x direction में है, wave positive z direction में travel कर रही है। So according to the solution of wave equation, magnetic field must be in the y direction, and its magnitude will be E multiplied with E naught and divided by eta पे हम इसको divide, इसको eta naught से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अब इस वक्त हम मीडियम 2 में है, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव मीडियम 2 में है। सो मीडियम 2 का अपना इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होगा जिसको eta से रिप्रेजेंट करें, एंड e raised to power minus gamma. So this is how we can represent mathematically transmitted wave को भी हमने represent कर लिया है, reflected को भी represent कर लिया है, और incident को भी represent किया है। Now what remains is to be seen कि इनका relationship क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव इस रीजन में है और ट्रांसमिटेड वेव इस रीजन में, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी कंडीशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट।